पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर जितनी चीजें आप पढ़ते हैं वो क्या क्या है? जनरेशन टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन 3 है डिस्ट्रीब्यूशन, 4 है यूटिलाइजेशन, 5 है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इतनी चीजें। यूटिलाइजेशन के अंदर ही एक सब हेडिंग और आती है ट्रैक्शन की। इतनी चीजें इलेक्ट्रिकल पावर में। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फर्स्ट पार्ट है जनरेशन, वो आप किसमें पढ़ते हैं? जनरेशन, जनरेटर्स कोर्स, वो किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कैसे करी जाती है? डीसी मशीन्स का आप पढ़ चुके हैं और एसी मशीन्स का पढ़ने वाले हैं। इसमें जनरेशन कैसे करेंगे? सिंक्रोनस मशीन्स जो होती है, ऑल्टरनेटर्स, वही तरीका होता है सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल 3 फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई जनरेट करने का जो तरीका सबसे ज्यादा यूज होने वाला, दैट इज सिंक्रोनस मशीन्स वाला। वी विल स्टडी दैट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है और वही आपका इलेक्ट्रिकल पावर 1 जो आपको इस सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है, उसके अंदर आप यही वाली चीजें पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। यूटिलाइजेशन एक अलग कोर्स है और ट्रैक्शन एक अलग कोर्स है। हालांकि ट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ओनली, लेकिन यूटिलाइजेशन भी अलग कोर्स है, ट्रैक्शन भी अलग कोर्स है। और इसके अलावा एक लास्ट पार्ट है, दैट इज बेसिकली स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। पार्ट 4 और 5 जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। इस सेमेस्टर में आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। जनरेशन का जितना बचा हुआ पार्ट है एसी वाला वो पढ़ना है। जनरेशन यू ऑलरेडी नो कि जनरेशन क्या होता है और कैसे करा जाता है और क्यों करा जाता है, उसके बारे में डिटेल के बारे में डिस्कस करना जरूरी नहीं है। लेकिन जनरेशन में ये जरूरी है पता करना कि आपने जनरेशन में ये वाली चीज तो पढ़ ली कि ऑल्टरनेटर्स या फॉर एग्जांपल डीसी जनरेटर्स आपने पढ़ रखे हैं, तो ऑल्टरनेटर्स हो गए या जनरेटर्स हो गए, आपको कैसे रन करने हैं, डीसी जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। जो पावर स्टेशंस हैं उनमें यूज होने वाले जो जनरेटर्स या ऑल्टरनेटर्स जो हैं उनके साइज क्या क्या होते हैं। एक मतलब अच्छे खासे कैपेसिटी वाला जो कई सारे मेगावाट वाला 400-500 मेगावाट वाला जो प्लांट होगा उसका ऑल्टरनेटर्स मीन्स एसी जनरेटर्स। ऑल्टरनेटर का मतलब एसी जनरेटर, तो उसका साइज कैन वेरी वेल बी अप टू द साइज ऑफ दिस रूम। डायमीटर उसका इसके बराबर होगा और एक्सियल लेंथ यहां से वहां तक की होगी, इतनी लंबी हो सकता है। तो दे आर ह्यूज, एब्सोल्युटली ह्यूज, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जितना भी जनरेशन अभी तक आपने पढ़ा है, जनरेशन के लिए आप बेसिकली क्या देखते हैं कि आप एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जनरेटर्स आपने को यहाँ पे चला रखे हैं। जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करना बड़ा आसान काम है, क्वाइट सिंपल प्रोसेस। आपने उसके अंदर प्राइम मूवर लगा रखा है। प्राइम मूवर यहाँ पर क्या है, लैब के अंदर क्या है, प्राइम मूवर मोटर है। प्राइम मूवर क्या होता है? जनरेटर के रोटर को गोल गोल घुमाने के लिए जो चीज आप लगाते हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन लगा रखा हो। आपके जो घरों के जो डीजी सेट्स होते हैं उसके अंदर आपने डीजल इंजन लगा रखा होता है। डीजल इंजन बेसिकली क्यों लगाया हुआ है? घुमाने के लिए। घुमाना क्यों जरूरी है? क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है कि जनरेटर बेसिकली क्या कर रहा है? जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है। देखो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है। हवा में से आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल एनर्जी आपके पास में नहीं हो तो किसी और तरीके से आपको कोई ऐसी चीज है, इतना बड़ा डिवाइस है जो रखा रहता है, उसमें से बिजली आपको मिलती रहती है। सेल, बैटरी, उसमें से क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल पावर ही तो मिलती है। वो रखे हुए हैं, उसमें से आपको बिजली मिल गई बड़ा आसानी से। लेकिन उसके अंदर आपने पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा था, जितने भी तरह के आपने सेल पढ़ रखे होंगे, लेग्रैंज सेल या वोल्टेक सेल, जो भी पढ़ रखे होंगे आपने, या ड्राई सेल जो होते हैं, जो ड्राई बैटरी जो होती हैं, तो ये सारे और डीआई में एक और कौन सा तरीका है पावर जनरेशन का जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है? सोलर। ये जितने सोलर पैनल लगाए गए हैं सारे बेसिकली किस लिए हैं? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए, जिससे कि आपको जो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पावर है जो सप्लाई बोर्ड से उससे ना लेनी पड़े, इसीलिए सोलर पैनल लगा रखे हैं सारे।
लेकिन सोलर पावर भी लिमिटेड होती है। लेकिन नॉर्मल केस में आपको जनरेटर्स चाहिए होते हैं। जनरेटर्स वो वाला काम करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो अपना हवा में से जनरेट नहीं कर सकते, उनको किसी तरह की एनर्जी चाहिए कि आप ये एनर्जी उसके अंदर डालेंगे तब ये एनर्जी उसमें से बाहर मिलेगी। तो बोरियां उठानी है, ठीक है, बोरियां रफली हल्की होती है, 70-80 किलो की होती है। मान लो आपको बोरी अपने सिर पे लेके जाना है, जैसे वहां तक लेके जानी है, गोदाम के अंदर रखनी है। अब आपको 24 घंटे बोरियां उठाने के काम में लगा दिया जाए तो क्या होगा? एक टाइम पर थक जाओगे, तब क्या कहोगे? रेस्ट चाहिए। और क्या चाहिए? खाना चाहिए। भाई खाना अंदर डालते हो तब उसका कंबशन होता है, उसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। अगर खाना नहीं डाला और आपसे खाली काम ही काम करवाते गए तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो यही चीज जनरेटर्स के अंदर भी है। एक एनर्जी का फॉर्म आपको जनरेटर के अंदर डालना पड़ेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर से मिलेगी। और कौन से फॉर्म आप उसके अंदर डालते हैं, दैट इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, या तो लीनियर या कर्वीलिनियर, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन सीधा आपने धक्का देना शुरू कर दिया, सीधे आगे धक्का दे दिया। लेकिन आगे धक्का देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जनरेटर को आप धक्का देते हो कहां तक लेके जाएंगे, ऐसा लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप गोल गोल मोशन उसके अंदर देते हैं, गोल गोल उसको घुमाना शुरू कर दिया, दैट्स ऑल। खाली तरह से काम करना होता है। उसके रोटर को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए, उसमें बिजली बननी शुरू हो जाएगी, अगर आपने उसके अंदर कनेक्शन कर रखे हैं। बस जनरेटर का खाली इतना सा काम होता है, जनरेटर के रोटर को गोल गोल घुमाना है और उसके अंदर फील्ड के और आर्मेचर के कनेक्शंस कर देने हैं, बाकी सब काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा, नथिंग एल्स। इतना सिंपल सा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि घरों के अंदर डीजी सेट्स हैं, छोटे छोटे हैं, बड़ा आसान काम है उनको घुमाना। डीजल इंजन आपने लगा रखा है, उससे घूम रहा है। प्राइम मूवर के और कौन कौन से तरीके? प्राइम मूवर बेसिकली वो तरीका है जो उसके रोटर को गोल गोल घुमा रहा है। आप खुद भी प्राइम मूवर हो सकते हैं अगर आपके अंदर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि आप उसके रोटर को घुमाए जा सकें। मतलब आपने उसके अंदर मान लीजिए हैंडल लगा दिया और आपको नॉन स्टॉप घुमाए जा रहे हैं, देन यू आर अ प्राइम मूवर, आप प्राइम मूवर बन गए। प्राइम मूवर का मतलब वो बेसिक तरीका जो उसको मूव कर रहा है, दैट इज बेसिकली प्राइम मूवर। ये चीज है यहां पर। तो आप उसके लिए लैब्स के अंदर क्या यूज कर रहे हैं? मोटर्स आपने लगा रखी हैं, वो मोटर्स हैं जो उसको गोल गोल घुमा रही हैं। डीजी सेट्स के अंदर आपने डीजल इंजन लगा रखे हैं, वो घुमा रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर इतना बड़ा इस कमरे के साइज का अगर आपके पास में एक ऑल्टरनेटर है, जनरेटर है, तब प्रॉब्लम क्या है कि उसको रोटर को घुमाना है। कैसे घुमाओगे? किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, घुमाना फिर भी पॉसिबल है। प्रॉब्लम कब आती है? इस रोटर को नॉन स्टॉप घुमाना है, घुमाते रहना है 24 आवर्स अ डे, 365 डेज अ ईयर, नॉन स्टॉप बिना रुके ये रोटर घूमते रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम आ जाती है, क्या करेंगे? अगर इतना नॉन स्टॉप इतनी देर तक उसको घुमाते रहना है और इसके लिए अगर आपने कोई दूसरी मोटर लगा दी तो जितनी एनर्जी इसमें जनरेट हो रही है उससे ज्यादा एनर्जी तो वो मोटर खा जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? टरबाइन लगाते हैं। टरबाइंस या तो स्टीम टरबाइन होती है या वाटर टरबाइन होती है। सबसे सिंपल तरीका वाटर टरबाइन समझने का बेसिकली क्या है कि आपने ऊंचाई पे कहीं पानी इकट्ठा कर रखा है, वहां से पानी आप एक ट्यूब से नीचे ला रहे हैं, वो ट्यूब से पानी अपने आप जब निकल रहा है, एक जेट जैसा है, वो टरबाइन के ऊपर मार रहा है, टरबाइन से गोल गोल घूम रही है। उस टरबाइन के साथ में अपने ऑल्टरनेटर को जोड़ रखा है। इसी के लिए सारे डैम्स वगैरह होते हैं, जितने डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ये सब का पर्पस बेसिकली ये है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज कंसर्न इन जनरेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये आप इसके साथ पढ़ेंगे, स्विच गेन प्रोटेक्शन के साथ में एक यूनिट होगा जनरेशन का, उसमें अलग अलग तरीके होंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर के अंदर क्या करते हैं? न्यूक्लियर पावर से जनरेशन कैसे करते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है, उससे क्या होता है? उससे स्टीम बनाते हैं, उस हीट से आप स्टीम बनाते हैं और वो जो स्टीम बनती है उस स्टीम से आप स्टीम टरबाइन चलाते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्या समझ में आता है? ट्रांसमिशन क्या? ट्रांसफर ऑफ पावर, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसमिशन में स्टेप अप करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन हो सकता है अभी इस टाइम क्लियर ना हो, लेकिन वो वाली चीज मैं बता दूंगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? आपको एक अमाउंट ऑफ पावर है जो आपने कहीं जनरेट करी। फॉर एग्जाम्पल ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहां पर आपने पावर जनरेट करी एंड कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस
न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया या थर्मल पावर स्टेशन हो गया, उनके अंदर से एमिशंस होते हैं, कई तरह के गैसेस निकलती हैं, कई तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड, कितनी तरह तरह की गैसेस उसके अंदर निकलती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए इनको हमेशा लोड सेंटर क्या होते हैं, जहां पर आपको कंजम्पशन करना है, शहर, नॉर्मल शहर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब जगहों से इन पावर प्लांट्स को दूर बनाया जाता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहां पर पावर आपने जनरेट करी और यहां पर सारे शहर हैं, ये 4-5 शहरों का ब्लॉक है, क्लस्टर है, आपको पावर यहां से लेकर वहां तक लेके जानी है। अब क्या करेंगे, इस पावर को सबसे पहले तो आप ट्रांसमिट करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक तो पहले तो ट्रांसमिट करेंगे। इस टाइम आपका पर्पस क्या है, पूरी पावर एज इट इज, जितनी पावर जनरेट हुई है वो पूरी यहां से वहां तक पहुंच जाए। और जब एक बार वहां पर पहुंच गई, उसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वहां ले जानी है, वहां ले जानी है, यहां ले जानी है, यहां ले जानी है, यहां ले जानी है, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला, सबसे मेजर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि ट्रांसमिशन में जिस टाइम आप पावर इधर से उधर तक लेके जा रहे हैं, इसमें कहीं भी बीच में पावर टैप नहीं हो रही है, कहीं भी। मतलब आप ये वाली चीज देखिए, आपने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज बेसिकली द पावर, उस पावर को आपने यहां से वहां तक ले गए। इसमें बीच में आपने मान लीजिए यहां पर 100 एम्पियर, 100 एम्पियर्स, इट्स क्वाइट अ लो वैल्यू, 500 एम्पियर, 1000 एम्पियर एंड इवन मोर, ये वाली वैल्यूज होती हैं। लेकिन मान लीजिए 100 एम्पियर्स से 11 kV 100 एम्पियर्स पर पावर आपने यहां से वहां तक भेजी है, तो यहां पर टिपिकल वैल्यूज क्या आपको मिलेंगी, एनी आइडिया, कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, कोई भी गलत सलत कैसा भी। 10 kV और कितना एम्पियर्स, 10 kV 90 एम्पियर्स, 10 kV 90 एम्पियर्स। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज बताता हूं, इन दोनों चीजों में से, ये दोनों की जो दो चेंज वैल्यू जो यहां पे लिखी हुई हैं, इसमें से एक वैल्यू ठीक है और एक वैल्यू गलत है। 90 एम्पियर्स गलत है, कितनी होनी चाहिए, 80 कि 120, कि 99 कि 101 कि 100? आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, 3 लॉज जो पूरे यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर वैलिड हैं, वो तीनों लॉज इलेक्ट्रिकल की ही लॉज हैं। सारी मैकेनिकल की लॉज फेल कर जाती हैं। E=mc² भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम में वेरी कर जाता है, जैसा कि रिसेंटली प्रूव हो चुका है। पाई की भी वैल्यू भी बेकार हो गई है अब तो, पाई इज आउट, पाई की जगह क्या आ गया, टाउ आ गया, दैट्स करेक्ट। टाउ इज इक्वल टू 2 पाई, पाई हैज बीन प्रूव टू बी रॉन्ग, तो इसलिए पाई भी अब आउट हो गया, ये सब चीजें हो गई। बट एनीवे 3 लॉज ऐसी हैं जो पूरे यूनिवर्स में, पूरा जितना भी एग्जिस्टेंस है उस पूरे यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर वैलिड हैं, और वो तीनों लॉज इलेक्ट्रिकल की हैं। फर्स्ट इज ओम्स लॉ, सेकंड इज केसीएल और थर्ड इज केवीएल। अगर ये तीनों लॉज क्लियर नहीं हैं तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो दूसरी लॉ का एप्लीकेशन अगर आप यहां पर करते हैं, यहां से यहां तक के बीच में अगर यहां पर केसीएल लगाएंगे तो यहां पर कितना करंट अंदर घुस रहा है, तो यहां पर कितना निकलेगा, 100। इट हैज टू रिमेन द सेम। एक तार जा रहा है यहां से वहां तक का, 100 एम्पियर यहां पर है, वहां भी 100 एम्पियर ही रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्यों वोल्टेज ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस होगी, तार की जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका टिपिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैं एक छोटा सा सर्किट बना के आपको दिखाता हूं, सिंपल सा। मान लीजिए ये है, यहां पर मैं डीसी वैल्यू ले रहा हूं, ये है, और यहां पर लोड आपने लगा रखा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लोड। लोड का मतलब क्या है, यहां पर जो लोड लगा रखे हैं, दिस इज बेसिकली द लोड। ये लोड आपने लगा रखा है, यहां पर आपका था 10 वोल्ट, ठीक। यहां पर आपने लगाया 10 ओम्स, कितनी करंट जाएगी, करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। V=IR अगर आप लगाते हैं तो 10 वोल्ट्स अपॉन 10 ओम्स करेंगे तो 1 एम्पियर निकल के आएगा। ये 1 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, यहां से लेके यहां तक का जो लोड वोल्टेज है VL, दिस इज VS, ये सप्लाई वोल्टेज है VS, VS इक्वल टू 10 वोल्ट्स है, तो VL की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट्स। क्यों 10 वोल्ट्स क्यों होगा, पैरेलल है,
तो पैरेलल में सेम क्यों होता है, किस बेसिक लॉ की वजह से, केवीएल, इस बेसिकली केवीएल, ठीक है। तो केवीएल ये पैरेलल सर्किट्स है, इसलिए जितना वोल्टेज यहां रहेगा उतना ही वोल्टेज यहां पे रहेगा। यही इसके बजाय अगर इसमें एक रेजिस्टेंस यहां पे बीच में लगी होती, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ये वाला जो पूरा तार है, उस तार की जो अपनी रेजिस्टेंस है, उस तार की रेजिस्टेंस को भी अगर आप मॉडल कर लेते हैं, लेट अस से दिस वाज 1 ओम्स, और इसकी वैल्यू रख देते हैं फॉर एग्जांपल 9 ओम्स, 9 ओम्स के आपने लोड लगा रखा था, अब यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, 9 वोल्ट्स इज वन आंसर। अरे केवीएल लगाओ, इस पूरे लूप में अगर केवीएल लगा रहे हो, जितना वोल्टेज यहां है, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज जो है, देखो केवीएल का मतलब क्या है, पहले केवीएल समझिए। जितना वोल्टेज आपने यहां पर दिया है बैटरी से या जनरेटर से, आपने जितना वोल्टेज यहां पर दिया है, यही वोल्टेज इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है। कैसे बट गया है, दैट इज ए मैटर ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन बेसिकली बट गया है। तो मतलब ये है कि अगर ये 5 वोल्ट होगा तो ये कितना हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 5 से कम नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ये 4 है तो कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, ना 5.9 रहेगा, ना 6.1 रहेगा। इफ दिस इज 4.0 वोल्ट देन दिस हैज टू बी 6 वोल्ट्स। दिस इज बेसिकली केवीएल, ये केवीएल है। और अगर ये 10 वोल्ट्स है और इसमें से 1 एम्पीयर करंट जा रही है, तब यहां पर कितना आएगा वोल्टेज, 1 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर, देखो V इक्वल टू आई आर लगाने के बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं। आपने V इक्वल टू आई आर यहां पर 2 तरीके से लगाएंगे। पहले आप सप्लाई एंड से देखेंगे। सप्लाई एंड से क्या है, यहां पर आपको पता नहीं था करंट कितनी जा रही है, आपको यह पता था यहां की रेजिस्टेंस 1 ओम है। 1 ओम में आपने बेसिकली ये माना है कि जितना भी तार यहां पर था, ये तार और ये तार, इस तार की रेजिस्टेंस को आपने इकट्ठा कर लिया। आपने मान लिया कि एक जगह इकट्ठी थी और वो इकट्ठी थी 1 ओम्स की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, यहां से यहां तक 0.25 थी, यहां से यहां तक 0.25 थी, यहां से यहां तक 0.25 थी, यहां से यहां तक 0.25 थी। उसको अगर और बांट दें तो यहां से लेकर करके यहां तक 0.125, यहां से यहां तक 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, इस तरह से पूरी बटी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लेकिन उस सबको आपने जोड़ करके इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। आपने मान लिया कि ये सारी लंप थी, लंप कर दिया। लंप का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो वो लंप करने के बाद में 1 ओम्स आ गई। तो अब टोटल वोल्टेज यहां पर 10 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम्स प्लस 9 ओम्स। 9 ओम्स के लोड रेजिस्टेंस लगा रखी है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, IL, दिस इज IL। IL विल बी इक्वल टू जितना आपने सप्लाई वोल्टेज दिया था VS अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R सोर्स, तार की जितनी रेजिस्टेंस है R सोर्स प्लस RL, RS प्लस RL, 10 अपॉन 1 प्लस 9 बराबर 10 अपॉन 10 बराबर 1 एम्पियर। तो ये आपने ओम्स लॉ लगाई इस तरफ। अब आपको ओम्स लॉ इधर और इधर लगानी है। आपको यह पता है कि 1 एम्पियर करंट यहां से गई है। अगर यहां 1 एम्पियर है तो इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट रहेगी, 1 एम्पियर, क्योंकि करंट के निकलने का और कोई रास्ता यहां पे है ही नहीं, एक ही तार जा रहा है। तो ये भी 1 एम्पियर रहेगी, ये भी 1 एम्पियर रहेगी, ये भी 1 एम्पियर रहेगी, ये भी 1 एम्पियर रहेगी। ये सारे 1 एम्पियर ही रह सकते हैं, ठीक, 1 एम्पियर से कम नहीं, ज्यादा नहीं। तो वो 1 एम्पियर जब 1 ओम्स वाले रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी, अब यहां पर ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू आई आर। V निकालना है आपको, यहां पर V निकालना है जिसमें I की वैल्यू आपको पता है और R की वैल्यू पता है। तो 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओम्स कितना वोल्टेज हो गया, 1 वोल्ट। सो दिस इज 1 वोल्ट। उसी तरीके से यहां पे लगाएंगे 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 9 ओम्स कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट्स। लेकिन करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ही रही, ये 1 एम्पियर से जा रही है। इसको अगर आप इससे देखते हैं तो बेसिकली क्या है, ये पूरा एक सिंगल तार जा रहा है, ये इसी तरह का सर्किट है। तो इसमें जितनी इसकी रेजिस्टेंस होगी, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज 11 kV से 10 kV हो जाएगा, बट द करंट की वैल्यू सेम रहेगी हर हालत में, क्योंकि KCL हैज टू बी सेटिस्फाइड। एक ही तार जा रहा है। ये सीढ़ियों की तरह से है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको बेसिक ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ में नहीं आई तो आगे के जो एडवांस लेवल के जो कैलकुलेशंस है वो सब कैसे करोगे। अगर ऑप-एम्प के फंडे अगर समझ में नहीं आए तो ANDC, तो आप ANDC जब आपने पढ़ा था तब ऑप-एम्प पढ़े थे, वो अगर समझ में नहीं आए तो आगे जाके इस सेमेस्टर में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ऑप-एम्प्स के एप्लीकेशंस आएंगे वो सब नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
ओम्स लॉ आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखी होगी, वो ओम्स लॉ अगर समझ में नहीं आई थी तो इसमें ये ओम्स लॉ की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल पावर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब इंटरकनेक्टेड है। मैकेनिकल में नहीं है इस तरह का, मैकेनिकल में हाइड्रोलिक्स अलग चीज, थर्मोडायनामिक्स अलग चीज, मैकेनिक्स सॉलिड्स बिल्कुल अलग चीज, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग फॉर्मूले। इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है, आपको RLC अगर समझ में नहीं आया तो आगे के सारी चीजें कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो सीढ़ियों की तरह से अगर आप पहली सीढ़ी अगर आप चढ़ जाते हैं तभी दूसरी सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे, और पहली दोनों अगर आप चढ़ जाते हैं तभी तीसरी पर पहुंच पाएंगे। जितनी सीढ़ियां बीच की छोड़ते जाएंगे उतना ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती जाएगी। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, कोशिश कीजिए नीचे से 4 सीढ़ी छोड़ करके 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने की, सीधे कोशिश करके देखना। 4 क्लास अगर आपने बीच में छोड़ दी तो 5वीं क्लास में आपकी हालत कैसी हो जाएगी कि अगर आप नीचे से सीधे 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने की कोशिश करें तो सेम हालत। इसीलिए इसमें सारी चीजें कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है, सब चीजें याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक, वही वाली चीज मैं यहां बता रहा हूं। बेसिक सर्किट सॉल्व करने सब लोग आना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर प्लानिंग फॉर लेटर एंट्री दिस ईयर, उन लोगों को ये वाली चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। तो विल कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? ट्रांसमिशन में वोल्टेज आपको ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज 11 kV की जगह 10 kV हो जाएगा, करंट सेम रहेगी, करंट बिल्कुल सेम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, घरों के अंदर हर जगह वोल्टेज कितना होता है? 220। आपको ये वाली चीज चाहिए होती है हर कमरे में, हर घर में, हर घर के हर कमरे में, हर जगह 220 वोल्ट पहुंचना चाहिए। करंट वेरीज, अगर आपने लोड ज्यादा लगा रखा है करंट ज्यादा आ जाएगा, लोड आपने कम लगा रखा है तो करंट कम जाएगा। अगर आपने यहां पर इतने सारे CFLs लगा रखे हैं तो करंट ज्यादा ले रहा है, अगले वाले कमरे में आपने खाली एक CFL जला रखा है तो क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में कंसर्न आपका यह है कि वोल्टेज हर जगह बराबर रहना चाहिए, करंट कम ज्यादा होगी, कोई करंट कम लेगा कोई करंट ज्यादा लेगा। ये लोड सेंटर खाली 20 एम्पियर ले, हो सकता है ये 40 एम्पियर ले, हो सकता है ये खाली 15 एम्पियर ले, और ये बचे हुए दो जितने भी होंगे माइनस करने के बाद निकाल लेना। और ऑफ कोर्स ये जितना करंट ले रहे होंगे उतनी ही करंट यहां से ट्रांसफर करी जा रही होगी, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ये वाला पॉइंट भी आप क्लियर रखिए कि ये जो सॉकेट यहां पे लगा रखे हैं, जो घरों के अंदर सॉकेट लगे होते हैं, ये कितने एम्पियर तक के होते हैं? 5 एम्पियर तक के। 5 एम्पियर का मतलब क्या है कि दे आर डिजाइंड फॉर 5 एम्पियर्स। आप इसमें लोड अगर लगाते हैं 1 एम्पियर का, तब इसमें से करंट कितनी जाएगी? 5 एम्पियर की 1 एम्पियर? 1 एम्पियर। सिंपल, लोड जितना आप लगाएंगे उतनी ही करंट इसमें से ली जाएगी, लेकिन मैक्सिमम करंट आपको इसमें से जितनी लेनी है दैट इज 5 एम्पियर्स। 5 एम्पियर से ज्यादा अगर आप इसमें लोड लगाते हैं तो ये जल सकता है, खराब हो सकता है। तो ये बेसिकली चीज क्या होती है कि लोड आप कितना भी कम ज्यादा लगा सकते हैं। लोड कम ज्यादा करने का मतलब क्या है? करंट कम ज्यादा करना। लोड ज्यादा का मतलब करंट ज्यादा, लोड कम करने का मतलब करंट कम करना। और बाद में लोड ज्यादा करने का मतलब रेजिस्टेंस कम करना कि ज्यादा करना? लोड ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा कि रेजिस्टेंस कम? रेजिस्टेंस ज्यादा, V इक्वल टू IR, दैट्स ऑल। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। फॉर सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट्स ऑल। खाली इतनी चीज है। मतलब यह है कि ये सब फालतू चीजें अगर हटा दी जाएं तो इसका मतलब खाली यहां पर यह है कि अगर आपने यहां पर 10 ओम लगाया तो करंट कितनी जा रही है? दिस इज 10 वोल्ट्स, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। अगर आपने यहां पर लगाया 5 ओम्स तो करंट की वैल्यू, यहां पे आपने लगाया 1 ओम्स, 10 एम्पियर। मैक्सिमम पॉसिबल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम पॉसिबल लोड कितना हो सकता है? 1 से कम तो 0.9 होता है। इसमें अगर आपने 0 ओम लगा दिया तो V इक्वल टू IR से I इक्वल टू V बाय R, R की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, 0 ओम्स, तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया? R इक्वल टू 0 ओम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, जस्ट करेक्ट, शॉर्ट सर्किट। आप एक छोटा सा तार लीजिए, छोटा सा तार, उसके दोनों सिरे एक इधर डालिए एक उधर डालिए और स्विच ऑन कर दीजिए।
देन यू हैव क्रिएटेड बेसिकली डेड शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इट टेंड्स टू गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करंट फ्लो नहीं कर सकती, इसलिए जहां कहीं भी फ्यूज लगा होगा वो फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा फ्यूज अलाउ नहीं करेगा करंट। 5 एम्पीयर का अगर आपने फ्यूज लगा रखा है, तो इसलिए ऐसे लोग जो घरों के अंदर फ्यूज बहुत मोटा लगा देते हैं, बार बार फ्यूज उड़ रहा है, लोड ज्यादा उनका है, लोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्यूज बहुत मोटा लगा देते हैं, तो पूरे घर की वायरिंग जल जाएगी लेकिन फ्यूज नहीं जलता। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फ्यूज इसीलिए होता है कि एक्सेस करंट को प्रिवेंट करने के लिए। नहीं, अगर आपने फ्यूज बहुत हैवी लगा रखा है, फ्यूज आपने लगा रखा है 20 एम्पीयर रेटिंग का, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर बढ़ती चली जाएगी, और जो भी सबसे वीकेस्ट लिंक होगा वो जलना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लोड इज R इक्वल टू 0 ओम से, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। और मिनिमम पॉसिबल लोड कितना होगा आप तो बता सकते हैं सब लोग। मिनिमम लोड 0 एम्पीयर, और 0 एम्पीयर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफिनिट, का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट, दैट्स करेक्ट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, इस टाइम उस पर लोड लगा हुआ है, मिनिमम पॉसिबल लोड है, मिनिमम लोड। उसमें जो रेजिस्टेंस है दोनों के बीच में वो एयर है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, इसका मतलब दैट इज बेसिकली एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफिनिट हो गई। तो इस टाइम आपने उसमें मिनिमम पॉसिबल लोड लगा रखा है, ठीक। ये वो वाले फंडे हैं जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट समझ में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाले फंडे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाए जाते, ये वाली चीजें खुद ही समझनी पड़ जाती हैं। तो फिलहाल वी कैन स्टॉप द डिस्कशन, ठीक, दैट्स इट।